नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TUV ग्लोबल इंडिया में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ISO 900 2015 पर एक डिटेल ट्रेनिंग सीरीज, जिसमें हम स्टैंडर्ड के क्लॉजेस को स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लैंग्वेज और रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 4.1, यानी अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। बहुत लोग आईएसओ को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ISO 9001 की फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को कितना अच्छे से समझती है, इस क्लॉज में हम जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन किन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रभावित होती है, बिजनेस के आसपास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और ये सारी चीजें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर क्लॉज 4.1 क्लियर हो गया तो आगे के क्लॉजेस समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्लॉज 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं क्लॉज 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट की। ISO 9001 रेशियो 2015 का ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन से यह एक्सपेक्ट करता है कि वह अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे। यह एनवायरनमेंट सिर्फ इंटरनल ऑपरेशंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वो सभी फैक्टर्स शामिल करता है जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से क्लॉज 4.1 को ISO 9001 की फाउंडेशन माना जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में ही अपना कॉन्टेक्स्ट सही से आइडेंटिफाई नहीं किया तो आगे का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो पाता। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंडीशंस में काम करती है। कई बार क्वालिटी इश्यूज प्रोसेस से नहीं, बल्कि बिजनेस प्रेशर्स, मार्केट चेंजेस या इंटरनल वीकनेसेस की वजह से आते हैं। क्लॉज 4.1 ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचने में मदद करता है कि ऐसे इश्यूज को पहले ही पहचान लिया जाए, ताकि वे फ्यूचर में क्वालिटी पर असर न डालें। इस क्लॉज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज प्लान कर पाती है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रियल बिजनेस कंडीशंस से अलाइन होते हैं, और QMS सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक सीमित नहीं रहता। याद रखिए, क्लॉज 4.1 पेपरवर्क के बारे में नहीं है। ये थिंकिंग, एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्लॉज है, और यही आगे आने वाले सभी ISO 9001 क्लॉजेस की डायरेक्शन तय करता है। इंटेंट ऑफ क्लॉज 4.1। अब इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं क्लॉज 4.1 का इंटेंट, यानी ISO 9001 रेशियो 2015 इस रिक्वायरमेंट के थ्रू एक्चुअली चाहता क्या है। ISO 9001 2015 ऑर्गेनाइजेशन से यह एक्सपेक्ट करता है कि वह अपने रियल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे। यहाँ रियल का मतलब है ग्राउंड रियलिटी, न कि असम्पशन या कॉपी पेस्ट किया हुआ सिस्टम। स्टैंडर्ड साफ कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जेनेरिक नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा सिस्टम नहीं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उठाकर लगा दिया गया हो। क्वालिटी प्लानिंग हमेशा एक्चुअल इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पर बेस्ड होनी चाहिए। अब इस रिक्वायरमेंट का पर्पस क्या है? सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन यह आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से फैक्टर्स उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरा, पॉसिबल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को समय रहते रिकॉग्नाइज किया जा सके। और तीसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट को ओवरऑल बिजनेस डायरेक्शन के साथ अलाइन किया जा सके। यही वजह है कि ISO 9001 2015 में ये क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। अर्लियर ISO वर्जन्स में फोकस ज्यादातर प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन पर होता था, लेकिन 2015 वर्जन में ISO ने क्लियर शिफ्ट किया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, रिस्क बेस्ड अप्रोच और बिजनेस रेलेवेंस की तरफ। और क्लॉज 4.1 अकेला क्लॉज नहीं है, यह आगे आने वाले कई क्लॉजेस को इनपुट देता है, जैसे क्लॉज 6 प्लानिंग, जहां रिस्क्स और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं। फिर क्लॉज 4.2 इंटरेस्टेड पार्टीज और क्लॉज 4.3 स्कोप ऑफ QMS। यानी अगर क्लॉज 4.1 सही से अंडरस्टूड है तो प्लानिंग, स्कोप और रिस्क मैनेजमेंट सब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और क्लियर करते हैं और समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो उसका मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। इसमें अलग अलग कंडीशंस, सिचुएशंस और फैक्टर्स शामिल होते हैं जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं। यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाएगा और प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा।
यानी QMS हवा में नहीं बनता, वो ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी पर बेस्ड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में समझा जाता है। पहला है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, यानी वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, यानी वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर होते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन की रियल चैलेंजेस को डिफाइन करता है। बहुत बार क्वालिटी इश्यूज पुअर प्लानिंग, रॉन्ग असम्पशंस या बिजनेस रियलिटीज को इग्नोर करने की वजह से आते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली समझ लेती है, तो QMS सिर्फ फॉर्मल सिस्टम नहीं रहता, बल्कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को जेन्युइनली सपोर्ट करता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से भी है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखकर सेट किया जाए। अगर ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक होंगे, तो रिजल्ट होगा फ्रीक्वेंट फेलियर्स और अल्टीमेटली कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। इसीलिए क्लॉज 4.1 में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझना इतना क्रिटिकल माना गया है, क्योंकि यहीं से रियलिस्टिक प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग QMS की शुरुआत होती है। इंटरनल इश्यूज अफेक्टिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। इंटरनल इश्यूज वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं। ये जनरली मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं और QMS की इफेक्टिवनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन इंटरनल इश्यूज की। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड हैं या नहीं? ये डायरेक्टली क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंस। एम्प्लॉयज का स्किल लेवल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और टर्नओवर रेट, ये सब डिसाइड करते हैं कि प्रोसेसेस स्टेबल रहेंगे या नहीं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मशीन की कंडीशन, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस और ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंसी सीधे डिफेक्ट्स और डिलेज से जुड़ी होती हैं। अब प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस को देखें। अगर प्रोसेसेस स्टेबल नहीं है, रीवर्क और स्क्रैप ज़्यादा है, तो ये क्लियर साइन है कि इंटरनल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक और क्रिटिकल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैनेजमेंट कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन का लेवल ये तय करता है कि सिस्टम फॉलो होगा या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा। अब ये इंटरनल इश्यूज क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं? पुअर कॉम्पिटेंस प्रोसेस वेरिएशन को बढ़ाती है, वीक मेंटेनेंस ब्रेकडाउन्स और डिफेक्ट्स को इंक्रीज करती है, और ओनरशिप की कमी अनकंट्रोल्ड प्रोसेसेस को जन्म देती है। इसीलिए इंटरनल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना किसी एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें टॉप मैनेजमेंट, प्रोसेस ओनर्स और डिपार्टमेंट हेड्स सभी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। एक्सटर्नल इश्यूज अफेक्टिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ये डायरेक्टली कंट्रोलेबल नहीं होते, लेकिन क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर इनका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होता है। कुछ टिपिकल एक्सटर्नल इश्यूज को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। क्वालिटी लेवल, डिलीवरी टाइमलाइंस और कंप्लायंस डिमांड्स समय के साथ चेंज होती रहती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोसेसेस उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद मार्केट और कंपटीशन का फैक्टर आता है। प्राइस प्रेशर, न्यू कंपेटिटर्स और चेंजिंग डिमांड क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी तीनों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इशू है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी, सेफ्टी, एनवायरनमेंटल और इंडस्ट्री रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन, प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस करने पर मजबूर कर सकते हैं। फिर आता है सप्लायर और सप्लाई चेन का एस्पेक्ट। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और सप्लायर रिलायबिलिटी डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी एक मेजर एक्सटर्नल फैक्टर है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स QMS को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने की डिमांड करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। इन्फ्लेशन, लेबर अवेलेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग और स्टेबिलिटी पर असर डालते हैं। अब समझते हैं कि ये एक्सटर्नल इश्यूज क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बदलने पर प्रोसेसेस अपग्रेड करने पड़ सकते हैं। न्यू रेगुलेशंस आने पर डिजाइन या प्रोसेस में चेंजेस जरूरी हो जाते हैं। और सप्लायर इंस्टेबिलिटी क्वालिटी वेरिएशन और डिलीवरी डिलेज का कॉज बनती है।
इसीलिए एक्सटर्नल इश्यूज को मॉनिटर करना सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें टॉप मैनेजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग और परचेस और कंप्लायंस टीम्स सभी की रोल होती है। आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जब इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज समझ में आ गए हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है इन इश्यूज को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। यहाँ एक बात क्लियर समझनी जरूरी है, सिर्फ इश्यूज की लिस्ट बना देना सफिशिएंट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को यह भी समझना होता है कि कौन सा इश्यू क्वालिटी को कितना इंपैक्ट करेगा। प्रॉपर एनालिसिस से यह क्लियर हो जाता है कि किस इश्यू पर पहले एक्शन लेना है और किस पर बाद में। अब देखते हैं कुछ कॉमन मेथड्स जिनका यूज ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करती हैं। सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है SWOT एनालिसिस। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एवेल्युएट करती है। दूसरा पॉपुलर टूल है पेसल एनालिसिस। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन रिस्क और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट भी करती है और कई बार बिजनेस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिव्यूज के थ्रू कॉन्टेक्स्ट को एवेल्युएट किया जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस यह एक्टिविटी अलग से नहीं करती। अक्सर यह एनालिसिस एनुअल बिजनेस प्लानिंग के दौरान, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में या जब कोई मेजर चेंज आता है, जैसे नया कस्टमर, नया प्रोडक्ट या एक्सपेंशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, ISO 9001 कोई स्पेसिफिक टूल मैंडेट नहीं करता। मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का फोकस टूल्स या डॉक्यूमेंटेशन वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पर होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्टेक्स्ट को सही से समझ रही है, तो क्लॉज 4.1 की इंटेंट फुलफिल मानी जाती है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई और एनालाइज कर लिया, तो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसे मॉनिटर और रिव्यू करना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज कभी कांस्टेंट नहीं रहते। बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से यह एंश्योर होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे, ना कि आउटडेटेड असम्पशंस पर बेस्ड हो। अब सवाल आता है, कॉन्टेक्स्ट को कब रिव्यू किया जाना चाहिए। सबसे कॉमन और फॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। इसके अलावा जब भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हों, जैसे नए कस्टमर्स या मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में बदलाव या मेजर ऑर्गेनाइजेशनल और मैनपावर चेंजेस, तब कॉन्टेक्स्ट का रिव्यू जरूरी हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। कॉन्टेक्स्ट मॉनिटरिंग सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसमें टॉप मैनेजमेंट, प्रोसेस ओनर्स और फंक्शनल हेड्स सभी की रोल होती है। प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट को अलग डॉक्यूमेंट बनाकर मॉनिटर नहीं करती। अक्सर यह मॉनिटरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की रिव्यू, कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट्स एनालिसिस, सप्लायर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन और कंप्लायंस या स्टैट्यूटरी अपडेट्स के थ्रू होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्टेक्स्ट को रेगुलरली रिव्यू नहीं करती, तो कई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। रिस्क्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आउटडेटेड हो जाते हैं और नॉन कन्फॉर्मिटीज व कस्टमर कंप्लेंट्स की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए क्लॉज 4.1 में कॉन्टेक्स्ट को समझना ही नहीं, बल्कि उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर और रिव्यू करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना गया है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट एविडेंस। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो ऑडिट्स के टाइम अक्सर पूछा जाता है। क्लॉज 4.1 के लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जरूरी है या नहीं। ISO 9001/2015 साफ तौर पर यह नहीं कहता कि क्लॉज 4.1 के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को यह डेमोन्स्ट्रेट जरूर करना होता है कि उसने अपने कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली समझा है। यही वजह है कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस पेपरवर्क बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है, उस पर सोच विचार हुआ है और उसे टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जाता है। एक और प्रैक्टिकल बेनिफिट यह है कि अगर पीपल चेंज भी हो जाएं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनी रहती है। अब देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग फॉर्म्स में एविडेंस मेंटेन करती हैं। कई जगह कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस शीट या मैट्रिक्स होती है,
कुछ ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट या पेसल एनालिसिस रिकॉर्ड्स रखती हैं। कहीं रिस्क और अपॉर्चुनिटी रजिस्टर होता है, जो डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से लिंक्ड रहता है। इसके अलावा मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स और मिनट्स और बिजनेस या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड एविडेंस माने जाते हैं। अब ऑडिटर टिपिकली क्या देखता है? ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट हैं और प्लानिंग के दौरान उन्हें कंसिडर किया गया है। साथ ही ऑडिटर ये लिंकेज भी देखता है कॉन्टेक्स्ट से रिस्क्स, रिस्क से ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स से प्रोसेसेस तक। अगर यह कनेक्शन विजिबल है तो माना जाता है कि क्लॉज 4.1 इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन सिंपल ही क्यों न हो। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 4.1। अब फाइनली समझते हैं कि ऑडिट्स के दौरान क्लॉज 4.1 से रिलेटेड कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज कौन सी देखने को मिलती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन इश्यू होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई ही नहीं किया। कई केसेस में कॉन्टेक्स्ट लिखा तो होता है, लेकिन इतना जेनेरिक होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो जाए। एक और टिपिकल प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज की लिस्ट बना दी जाती है, लेकिन उनका रिस्क्स या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से कोई लिंकेज नहीं होता। कई ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस एक बार बना देती हैं और फिर उसे कभी रिव्यू या अपडेट नहीं किया जाता। बिजनेस बदल जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही पुराना रहता है। अब कुछ कॉमन गैप्स की बात करें। अक्सर टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बिजनेस में चेंजेस होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस में रिफ्लेक्ट नहीं किए जाते। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मौजूद तो होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उससे अनअवेयर होते हैं। ऑडिट्स में ऐसे ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल इश्यूज अफेक्टिंग क्वालिटी, या कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस डज नॉट कंसिडर रीसेंट चेंजेस इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, या फिर नो एविडेंस ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब सवाल यह है कि ऐसी नॉन कन्फॉर्मिटीज होती क्यों हैं? रीजन यह है कि क्लॉज 4.1 को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज की तरह ट्रीट किया जाता है। बिजनेस लेवल थिंकिंग मिसिंग होती है और स्ट्रैटेजी और क्यूएमएस के बीच प्रॉपर लिंकेज डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए क्लॉज 4.1 को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा जरूरी है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्लॉज 4.1 इन प्रैक्टिस। अब क्लॉज 4.1 को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, ताकि यह क्लियर हो जाए कि यह क्लॉज सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि रियल बिजनेस सिचुएशंस में कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर ने एक मेजर इंटरनल इश्यू आइडेंटिफाई किया, एजिंग इक्विपमेंट की वजह से फ्रीक्वेंट मशीन ब्रेकडाउन्स। साथ ही एक एक्सटर्नल इश्यू भी सामने आया, कस्टमर्स की जीरो डिफेक्ट डिलीवरी को लेकर एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट का क्यूएमएस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को स्ट्रेंथन किया गया, ऑपरेटर स्किल मैट्रिक्स अपडेट की गई और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को डिफेक्ट रिडक्शन पर फोकस करते हुए रिवाइज किया गया। अब प्रोसेस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखें। एक केमिकल प्रोसेसिंग कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि इंटरनल लेवल पर मैनुअल प्रोसेस कंट्रोल्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। एक्सटर्नल साइड पर इशू था स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर क्यूएमएस में चेंजेस किए गए, प्रोसेस ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया गया और कंप्लायंस मॉनिटरिंग को मैनेजमेंट रिव्यू का रेगुलर एजेंडा बनाया गया। अब सर्विस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक इट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल इशू आइडेंटिफाई किया, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एक्सटर्नल इशू था क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स को लेकर। इस कॉन्टेक्स्ट के रिजल्ट में ट्रेनिंग और रिटेंशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए और क्लियर सर्विस लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए। इन एग्जाम्पल से एक की लर्निंग सामने आती है। जब कॉन्टेक्स्ट सही से आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है रिस्क और अपॉर्चुनिटी प्लानिंग, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस कंट्रोल्स पर। यही रीजन है कि क्लॉज 4.1 को प्रैक्टिकल और बिजनेस ड्रिवन क्लॉज माना जाता है, ना कि कोई थियोरेटिकल रिक्वायरमेंट।